तो आज हम पढ़ने वाले हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में। तो इंडिया हैज़ गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड अ रिच हेरिटेज। इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को एक डाइवर्स डाइवर्स का मतलब होता है कि अद्भुत वैरायटी वाला, और रिच यानी कि अमीर हेरिटेज दिया है। और हेरिटेज तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ऐसी एक गिफ्ट जो हमें फोर फादर से मिलती है। कल्चरल हेरिटेज एक मैन मेड हेरिटेज है। ये भी हमको पता है कि कल्चर हेरिटेज का मतलब ही होता है मैन मेड, और नेचुरल हेरिटेज का मतलब होता है जिसको नेचर ने बनाया, और कल्चर का मतलब जिसको इंसान ने बनाया। अब इसकी आती है डेफिनेशन। ऐसी कोई भी चीज़ जो इंसान ने अपनी टैक्ट, विजडम, आर्ट और स्किल यानी कि कला को यूज़ करके बनाई है, उसी को हम कहते हैं कल्चरल हेरिटेज। अब इंडिया का जब स्टार्टिंग हुआ था, तब बहुत सारी ट्राइब्स जो है इंडिया में आई थी। उसमें से कुछ हमें यहाँ पे दे रखी है: आर्यंस, क्षत्रप्स, कुशन्स, हून्स, पर्शियंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सारी ट्राइब्स के आने की वजह से इन्होंने आके यहाँ पे ट्रेड किया होगा, जिसकी वजह से हमारा इंडिया का कल्चर बहुत ही अमीर बन चुका था। जो लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड से थे, उन्होंने हमारे कल्चर को डेवलप करने में बहुत मेहनत करी थी। अब जो हमारा आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर यानी कि जो बिल्डिंग बनाना, और स्कल्पचर यानी कि जो मूर्तियाँ बनाना, ये जो है ये 5,000 साल पुराना है। अब हमें पता कैसे चला ये 5,000 साल पुराना है? तो हमें पता चलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन 5,000 साल पुरानी है, जिससे हमें पता चलता है आर्किटेक्चर स्कल्पचर भी 5,000 साल पुराना है। अब कुछ चीज़ें हैं जिन्हें देख के हमें बहुत ही सेल्फ एस्टीम यानी कि सेटिस्फैक्शन और प्राइड यानी कि गर्व महसूस होता है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ है? तो फिगर ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, ह्यूमंस, एनिमल्स, सेवरल टाइप्स। फिर एक स्कल्पचर यानी कि एक मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? तो एक दाढ़ी वाले इंसान की, बियर्डेड मैन की मूर्ति है। एक डांसर की स्टैचू है। ये सारी चीज़ों को देख के हमें गर्व महसूस होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें देख के हमें प्राउड फील होता है। वो कौन कौन सी चीज़ है? फिगर ऑफ बुलॉक या तो फिर लायन की जो पिक्चर है। दूसरा, इन्वर्टेड लोटस। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा लोटस कौन से एरा का, कौन से टाइम का? यानी कि मौर्यन एरा का। तीसरा, स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा इन अ मेडिटेटिव फॉर्म। चौथा, कालखंड स्टैच्यू जो कि जैन तीर्थंकर का है। और पांचवा, एलोरा की केव जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की है। इसको भी देख के हमें गर्व महसूस होता है। अब जो कल्चरल हेरिटेज है, कल्चर का मतलब ही ऐसी चीज़ जो इंसान ने बनाई है। तो उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान बना सकता है? जैसे कि पैलेसिस, महल, बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, स्तूपास, विहारास, चैत्यास, टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम्ब, फोर्ट, गेट्स। ये सारी चीज़ें इंसान ने बनाई है, इसलिए ये कल्चरल हेरिटेज के अंदर आ जाएगी। इवन कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस जहाँ पे हमें आज़ादी मिली थी, ऐसी भी जगहें ये भी इसके अंदर आ जाती हैं। और कहाँ कहाँ हमें ऐसी जगह है जहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट हुआ था? तो साबरमती आश्रम, डांडी, बारडोली, वारधा, शांति निकेतन जो कि कोलकाता के अंदर है, दिल्ली, ये सब जगहें भी किसका एग्जाम्पल बन सकती है? कल्चरल हेरिटेज का। और भी बहुत सारी चीज़ें जो इंसानों ने करी थी वो भी इसके अंदर आ जाएगी, जैसे कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, ज़ीरो की डिस्कवरी, मैथमेटिक्स, कैलेंडर। ये सारी चीज़ें इंसानों ने ही डिस्कवर करी, इसलिए ये सारी चीज़ें भी कल्चरल हेरिटेज के अंदर आ जाएगी। तो अभी तक तो हमने पढ़ा कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब हम शुरुआत करेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। तो ऐसी जगहें जिसकी कल्चरल, लेजेंडरी और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, आर्कियोलॉजिकल मतलब क्या है? यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती है जो कि इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी जगह है? तो ऐसी जगह है लोथल जो कि धोलका में है, रंगपुर जो कि लिमड़ी में है, धोलावीरा जो कि कच्छ में है, रोजड़ी जिसको श्रीनाथगढ़ भी बोलते हैं वो राजकोट में है। अब ऐसी जगहें जो पिलिग्रिमेज प्लेसेस है, पिलिग्रिमेज प्लेसेस यानी कि क्या? जहाँ पे लोग वर्शिप करने, पूजा करने जाते हैं। ऐसी कौन कौन सी जगह है? विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, गेट ऑफ चांपानेर, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर,
मानसर लेक ऑफ विरामगाम, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, झूलता मिनारा यानी कि जिसको शेकिंग टावर भी कहते हैं, सिद्दी सैयदनी जाली, टेम्पल ऑफ हाथी सिंह, सहस्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ वडोदरा, टोम्ब ऑफ मोहब्बत खान और पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी। ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग पिलग्रिमेज करने यानी कि घूमने और वर्शिप करने जाते हैं। अब ऐसी जगहें जिसका रिलीजियस इम्पोर्टेंस है यानी कि रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है, तो वो कौन कौन सी है? द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका, शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, तीसरा सोमनाथ टेम्पल जो कि वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग है, चौथा अंबाजी जो कि कहाँ पे आया है? नॉर्थ गुजरात में आया, पांचवा बहुचर जी, सिक्स रणछोड़ टेम्पल जो कि डाकोर में, और लास्ट आता है शामला जी जो कि अरावली डिस्ट्रिक्ट में है। अब कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिज़्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिज़्म मतलब क्या? लोग बाहर से घूमने यहाँ पे आते हैं। ऐसी कौन कौन सी जगह है गुजरात के अंदर? तो वो है पोलो फॉरेस्ट, विजयनगर का काइट फेस्टिवल, फिर कांकरिया कार्निवल जो कि अहमदाबाद में होता है, तानारीरी फेस्टिवल जो कि वडनगर में होता है, नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल जो कि मोढेरा में होता है, और रणोत्सव जो कि कच्छ में होता है। अब हम बात करेंगे जो टूरिस्ट प्लेस जो कि जैन और बुद्धिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जैन और बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे जाते हैं, वो कौन कौन सी जगह है जो गुजरात के अंदर है? तो कुछ केव्स है जैसे कि वडनगर, तारंगा, खंभालिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, डांग और जगाड़िया, ये सारी जगह पे जैन और बुद्धिस्ट के टूरिस्ट जाते हैं। तो क्या हमें ये सब याद करना था? हाँ तो भाई आपको ये याद करना पड़ेगा। कोई भी एक पकड़ लिया जैसे कि जैन और बुद्धिस्ट की टूरिस्ट प्लेस, उसमें कोई भी दो तीन याद कर लेना जैसे कि वडनगर, तारंगा, खंभालिया। फिर कोई और ले लिया जैसे कि सोशल और टूरिज़्म के प्लेसेस, उसमें कोई दो तीन याद कर लिए, काकरा कार्निवल अहमदाबाद, तानारी फेस्टिवल वडनगर, रणोत्सव कच्छ। बस ऐसे ही आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 मार्क में क्वेश्चन आता है। अब हम बात चालू करेंगे फेयर्स। फेयर्स का मतलब क्या होता है? मेले। तो वो मेले मेले के बारे में हमको सिर्फ एक बार रीडिंग लगानी है, तो वो आप खुद से एक बार रीड कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ जाते हैं चैप्टर के दूसरे पार्ट पे, जो कि कौन कौन सी ट्राइब्स इंडिया के अंदर आई थी। तो अब यहाँ से जो चैप्टर है थोड़ा सा सिर्फ इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो ईस्ट और साउथ अफ्रीका में पाए जाते थे, और अलग अलग लोग जो है इंडिया में आए और इंडिया में आके सेटल हो गए। उसमें से बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स के लोग थे। तो पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि सबसे पहले जो लोग थे वो द्रविडियन लोग थे। लेकिन कुछ रिसर्चर थे। कौन से रिसर्चर थे? तो लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज पे रिसर्च करते थे, और एंथ्रोपोलॉजी यानी कि इंसान की जो पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो वो लोगों ने रिसर्च करके बताया कि द्रविडियन से भी पहले 6 और ट्राइब इंडिया के अंदर आई थी। उसमें सबसे पहली शुरुआत करते हैं हम नेग्रिटोइड्स, या तो जिसको हम हप्सी कहते हैं। तो ये हमें 2 मार्क में पूछा जाता है, तो हमें इसको याद करना है। शुरुआत करते हैं। कुछ हिस्टोरियंस मानते थे कि ये जो नेग्रिटोइड्स हप्सी जो लोग हैं, ये लोग इंडिया में सबसे पहले रहते थे को इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। अब ये जो लोग थे वो इंडिया में आए थे। कहाँ से आए थे? अफ्रीका से आए थे। और किसके थ्रू आए थे? तो बलूचिस्तान के थ्रू को हम वाया बोलते हैं, तो बलूचिस्तान के थ्रू इंडिया में आए थे। अब इनके फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं। तो ये लोग जो थे, अब इसको हमको इमेजिन करना पड़ेगा। एक काला इंसान जो कि 4 से 5 फीट का है और उसके करली बाल है, तो वो कौन सा होगा? वो होगा हप्सी। कौन सा होगा? वो होगा हप्सी। तो ये पहला हमारा खत्म हो गया जो कि था हप्सी। अब हम दूसरे पे जाते हैं जो कि कौन है? ऑस्ट्रेलॉइड। और ऑस्ट्रेलॉइड को एक और भी नाम दिया गया था, निषाद पीपल। वो किसने दिया था वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो ये लोग आए थे साउथ ईस्ट एशिया से। जैसे ऊपर वाले लोग आए थे अफ्रीका से, वैसे ऑस्ट्रेलॉइड आए थे साउथ ईस्ट एशिया से। अब इनके भी फिजिकल फीचर्स की हमें बात करनी है। तो फिजिकल फीचर में ऑस्ट्रेलॉइड के ये है कि ये जो थे इनकी भी स्किन काली थी। ये लोगों का हेड ब्रॉड था। इनका जो नाक था वो थोड़ा सा चपटा हुआ था, फ्लैट नोज था। इसके अलावा इनकी जो हाइट थी वो छोटी थी। अब अगर हम बात करें, अभी हमने कहा था कि ऑस्ट्रेलॉइड का एक और नाम होता है जो कि होता है निषाद।
और ये जो निषाद नाम है ये इन्हें आर्यंस ने दिया था। अब ऑस्ट्रेलॉइड के जैसे ही कुछ फीचर्स मिलते जुलते अलग अलग हमको ट्राइब्स में देखने को मिलते हैं, तो ऐसी कौन सी ट्राइब्स है जो कि ऑस्ट्रेलॉइड से सिमिलैरिटी दिखाती है? तो वो कुछ ट्राइब्स है कोल, मुंडा, खासी, कुछ ट्राइब्स आसाम की है और कुछ ट्राइब्स निकोबार और म्यांमार की है। अब इन्होंने यानी कि ऑस्ट्रेलॉइड के लोगों ने इंडियन के कल्चर में बहुत ही अपना योगदान दिया था। इन्होंने और क्या क्या किया? इन्होंने क्ले के बर्तन बनाए, क्ले यूटेंसिल्स बनाए, इन्होंने कॉटन के कपड़े पहनते थे और भी इनको अलग अलग स्किल्स आती थी। और क्या इनको रिलीजन में बिलीफ था? हाँ, तो इनको रिलीजन में बिलीफ था। तो ये था हमारा दूसरा ट्राइब। अब आती है हमारे पास हमारी तीसरी ट्राइब। सबसे पहले हमने पढ़ी थी हप्सी, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ी ऑस्ट्रेलॉइड। अब हम तीसरी पढ़ने जा रहे हैं द्रविडियन के बारे में। द्रविडियन जो थे उनको ऐसा माना जाता था कि उन्होंने सिंधु वैली सिविलाइजेशन को बनाया था। और ये सिंधु वैली सिविलाइजेशन है कहाँ? तो ये है मोहनजोदारो के पास। दूसरे नंबर पे इनका ये आता है कि ये जो ट्राइब है यानी कि जो द्रविडियन की ट्राइब है ये नॉर्थ साइड से आई थी और इन्होंने जो है अपनी लैंग्वेज को चेंज नहीं किया था और बाद में इनको नाम दिया गया था द्रविडियन। तो ये हमको क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है तो हमें ये याद भी करना है। और तीसरे नंबर पे इन्होंने पहली बार जो कॉन्सेप्ट है मदर को इन्होंने कहा था गॉडेस, तो उससे हमें याद आता है पार्वती जी का। और फादर को इन्होंने कहा था गॉड, उससे हमें याद आता है शिव जी का। फिर इन्होंने जो है कहा था कि हम जो है नेचर को भी वर्शिप करते हैं और नेचर को वर्शिप करने के लिए इन्होंने तीन चीज़ें बना के रखी थी। धूप यानी कि वो इंसेंस स्टिक जिसको अगरबत्ती कहा जाता है, दीप यानी कि जो लैंप होता है, और आरती। ये तीन चीज़ों से ये जो है वर्शिप करते थे। इसके अलावा और किसी चीज़ को ये वर्शिप करते थे? हाँ, तो बिल्कुल एक चीज़ को करते थे, वो है एनिमल, यानी कि एनिमल वर्शिपिंग की शुरुआत भी द्रविडियंस ने ही करी थी। द्रविडियंस को देख के आर्यन ने भी यही सारी चीज़ें चालू कर दी, यानी कि नेचर को वर्शिप करना, एनिमल को वर्शिप करना। और इसकी ही वजह से यहाँ पे इंटर कास्ट मैरिजेस शुरू हो चुकी थी, यानी कि द्रविडियन लोग आर्यन के साथ शादी कर सकते थे, आर्यंस लोग द्रविडियन के साथ शादी कर सकते थे। अब शुरुआत करें तो द्रविडियन जो है उनके पास मैट्रीआर्कल सिस्टम ऑफ फैमिली। मैट्रीआर्कल सिस्टम ऑफ फैमिली का ये मतलब होता है कि जिसके अंदर सारे जो मेन डिसीजन है वो कोई वुमन लेती है, उसी को हम कहते हैं मैट्रीआर्कल सिस्टम ऑफ फैमिली। अब द्रविडियन जो है उनको क्राफ्ट और आर्ट में भी बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने बोट और राफ्ट बनाई थी। उसके अलावा वो वीविंग करते थे यानी कि सीलते थे, स्पिनिंग करते थे, और डाइंग डाइंग यानी कि जो कपड़ों पे कलर चढ़ाता है वो भी वो करते थे। अब क्या हुआ? ऐसा हुआ कि आर्यंस जो है द्रविडियन की जगह पे आके रहने लग गए, जिसकी वजह से द्रविडियंस वाले लोगों को साउथ की साइड पे शिफ्ट होना पड़ा। अब द्रविडियन लोग कौन सी लैंग्वेज में बात करते होंगे? तो वो लोग अब साउथ में रहते हैं तो साउथ की लैंग्वेजेस जो हमें पता है जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारी लैंग्वेज में द्रविडियन लैंग्वेज है और ये लोग इसी से ही बात करते थे। तो अभी तक हमने तीन ट्राइब्स पढ़ी। नंबर 1 पे जो पढ़ी थी वो थी हप्सी, नंबर 2 पे जो पढ़ी थी वो थी ऑस्ट्रेलॉइड, नंबर 3 पे जो पढ़ी वो थी द्रविडियन। अब हम चौथी नंबर की ट्राइब पढ़ रहे हैं जो कि है मोंगलॉइड। अब जो मोंगलॉइड के लोग थे वो इंडिया में आए थे नॉर्थ चाइना से, और किसके थ्रू आए थे? तो तिब्बत के थ्रू आए थे। और आके इंडिया के अलग अलग पार्ट में लोग बस गए थे, जैसे कि कौन कौन से पार्ट थे? नॉर्थ आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल में ये लोग बस गए थे। और इन्होंने अपने आप को इंडियन बना लिया था, तो इन्होंने इंडियनाइज्ड कर लिया था खुद को। अब इनके कुछ फिजिकल फीचर की बात करते हैं तो इनका जो स्किन कॉम्प्लेक्शन था वो येलो येलो सा था। इनका जो फेस था वो फ्लैट था। इनके जो चिक्स जो थे, तो गाल थे, वो थोड़े से मोटे से थे, चब्बी चिक्स थे। और इनकी आंखें एकदम बादाम जैसी थी, आलमंड के शेप जैसी थी। और मोंगलॉइड को एक और नाम भी दिया गया था, वो नाम था कीरत। अब हम पढ़ रहे हैं हमारी फिफ्थ ट्राइब जो कि है एल्पाइंस, दिनार्क और एर्मानॉइड। नंबर 1 पे पढ़ा था हमने हप्सी, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलॉइड, नंबर 3 पे द्रविडियंस, नंबर 4 पे मोंगलॉइड। अब नंबर 5 पे हम पढ़ रहे हैं एल्पाइंस, दिनार्क और एर्मानॉइड।
ये जो तीनों तीन ट्राइब्स है इनमें सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से हम इसको साथ में पढ़ रहे हैं। ये जो है ये लोग आए थे सेंट्रल एशिया से। अब कहाँ पे रहने लग गए, तो ये लोग रहने लग गए गुजरात में, सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, बंगाल में और उड़ीसा में। इसके बारे में हमको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब जो 6 नंबर पे आता है हमारे पास वो है आर्यंस। इसके बारे में हमको याद करना है क्योंकि हमारे पीछे जो बैक एक्सरसाइज है उसके अंदर दिया गया है। तो आर्यंस में हमें पढ़ना है नॉर्डिक आर्यंस के बारे में। नॉर्डिक आर्यंस ने जो है आर्यन सिविलाइजेशन को बनाया था। हिंदूज जो थे उसी को हम आर्यंस कहते थे पुराने ज़माने में। आर्यंस लोग जहाँ पे भी रहते थे वो जगह को आर्यव्रता कहते थे और आर्यव्रता जो थी वहाँ पे 7 नदियाँ बहती थी, इसलिए उसको एक और नाम दिया गया जो था सप्त सिंधु। अब आर्यव्रता जो है इन्होंने मतलब ये जो आर्यव्रता जो जगह है ये बहुत ही एरिया इन्होंने अपना एक्सटेंड कर लिया था, जो कि था ईस्ट में मिथिला यानी कि बिहार से लेके साउथ में विंध्याचल तक पूरा आर्यव्रता यानी कि आर्यंस लोग रहने लग गए थे। फिर ये जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए थे क्योंकि ये सबसे लेट आए थे और ये जहाँ पे रहते थे वो जगह को भारत भूमि, भारत खंड और भारत वर्षा नाम दिया गया था। क्यों ऐसा? क्योंकि एक राजा जो थे किंग आर्यभरत वो यहाँ पे रहते थे, इसलिए जगह का नाम भारत भूमि, भारत खंड, भारत वर्षा दिया गया था। आर्यंस जो लोग थे वो नेचर से बहुत ही प्यार करते थे। वो पेड़ को, रिवर्स को, माउंटेन को, सन को, विंड को, रेन को वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। और इसके अलावा इन्होंने कुछ रिचास यानी कि हेम्स भी बनाए थे ताकि वो प्रे कर सके। और आर्यंस के आने के थोड़े ही टाइम में जो है वेदास को पढ़ना यानी कि रिसाइटेशन ऑफ वेदास, यज्ञ को परफॉर्म करना इंडिया में शुरू हो चुका था। अब जो अगला पैराग्राफ है उसमें हमें ये कहा गया है कि इतनी सारी अलग अलग ट्राइब्स, जैसे कि सबसे पहले आई थी हप्सी, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलॉइड, नंबर 3 पे द्रविडियन, नंबर 4 पे मोंगलॉइड, फिर एल्पाइंस, दिनार्क और लास्ट में आई आर्यंस। ये सारी ट्राइब्स इंडिया में आके इकट्ठा होकर रह रही थी, जिसकी वजह से इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ही रिच बन चुका था, वैराइड बन चुका था। और ये सब लोग अब इंटरकास्ट मैरिजेस आपस में कर रहे थे, जिसकी वजह से इनकी इंडिविजुअलिटी खो रही थी और इनको फिर बाद में एक नाम दे दिया गया, वो था इंडियन। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, यानी कि हमारा जो हेरिटेज है वो इतना प्यारा है तो उसको हमें बचाना तो चाहिए। तो अब हम वो पढ़ेंगे कि हम कैसे बचा सकते हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन है बैक एक्सरसाइज का। तो इंडिया के हेरिटेज की वजह से इंडिया जो है एकदम आई कैचिंग यानी कि सबकी नज़रों में आ रहा है, पिक्चराइज एंड अट्रैक्टिव यानी कि लोग जो है इंडिया में आना चाहते हैं। फिर हेरिटेज की वजह से लोगों को जो है ग्लोरी की महसूस होती है यानी कि गर्व महसूस होता है। और इंडिया जो है उसने अपनी पोजीशन टॉप पे मेंटेन करके रखी है क्योंकि उसने अपने हेरिटेज को बचा के रखा है, प्रिजर्व करके रखा है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें भी हमारे हेरिटेज को बचाना चाहिए, ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी है। और कोई भी अगर हेरिटेज को हार्म कर रहा है तो उसको हमें हार्म नहीं करने देना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 51 ए में 6, 7 और 9 आर्टिकल में प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज के बारे में कुछ बातें भी लिखी हुई है। तो हमें वो 3 चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें हमारे हार्मोनियस कल्चर यानी कि जो शांति वाला कल्चर है उसे हमें समझना चाहिए और उसको बचाना चाहिए। जो नंबर 2 में पॉइंट है वो ये है, हमें किस किस चीज़ों को बचाना चाहिए। तो फॉरेस्ट, टैंक, रिवर, पॉन्ड, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को बचाना चाहिए। और हमें सबके लिए कंपैशन रहना चाहिए यानी कि सबको सबके लिए हम काइंड रहने चाहिए, जितने भी लिविंग क्रिएचर है दुनिया में उसके लिए। और नंबर 3 पे हमें जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है उसको भी बचाना चाहिए। और वायलेंस वायलेंस यानी कि क्या, लड़ाई, तो हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और जो नेचर ने ये ब्यूटीफुल से लैंडस्केप बनाया है उसे भी हमें ख़राब नहीं करना चाहिए। और हमें उसकी प्योरिटी, सेंसिटी, सेंटिटी का मतलब ये होता है होली,
होलीनेस उसकी हमको मेंटेन करके रखनी चाहिए, और जो ब्यूटी है वो भी हमें उसकी मेंटेन करके रखनी चाहिए। तो जो हमारे कल्चर को बचाना हमारी एक प्राइमरी मोरल ड्यूटी है, और जो इंडिया का हेरिटेज जो इतना अमीर हुआ है वो इंडिया के लोगों की वजह से और नेचर की वजह से ही हुआ है। और इंडिया के हेरिटेज की वजह से ही इंडिया के लोगों का डेवलपमेंट अलग अलग फील्ड में हुआ है, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया होता है ख़त्म।